हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BGS 185, जो कि हमारा इग्नू थर्ड ईयर इंग्लिश का कोड है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इस बुक का नाम हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये जो कोड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए, हर एक पर्सन के लिए। अगर आपके पास ये कोड है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये कोड चुन के यानी कि कोड चूज़ करके बहुत ही अच्छा किया है। बिकॉज इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ऐसी सीख हमें एक मिलेगी, यानी कि एक ऐसा चीज़ हम सीखने को मिलेगा जो लाइफ में आगे काम आने वाला है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाने वाले हो तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कोड। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना भी चाहते हो और आपके पास ये कोड है तो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक होता है ना कि स्किल्स आ जाएगा कि ये पढ़ने के बाद ये पूरा ब्लॉक, हर एक ब्लॉक्स में टोटल 3 ब्लॉक्स गिवन है। सारा ब्लॉक्स पढ़ लोगे अच्छे से, हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ लोगे और इसके बारे में हर एक पॉइंट को समझ लोगे कि इसमें क्या है, तो टीचर बनने के लायक आप बन पाओगे। यानी कि कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में हम रहते हैं, अगर हम टीचर फील्ड में रहते हैं, टीचिंग के पोस्ट में रहते हैं, तो हमें किस तरीके से स्टूडेंट से डील करना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरीके से टीच करना चाहिए, हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ हम इस ब्लॉग में समझेंगे, इस बुक में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये मैं सारा बुक आपको बताऊंगी, यानी कि पूरी बुक को मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 को। उसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताऊंगी। ओके, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाली, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो वीडियो लंबी हो चुकी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये इसमें मैं जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इस कोड के क्वेश्चन पेपर दिखा दूँगी, कितने नंबर के आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से करना होगा आपको, ये मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद हम पूरे बुक्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखते हैं। तो देखिए गाइज, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है इस कोड का BGS 185, जो कि हमारा थर्ड ईयर का कोड है। इसका ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए, इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, वो टोटल इसके पेपर कितने नंबर के होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 3 आवर का पेपर होता है आपका, ये ध्यान रखना है ज़रूर। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद 2 आवर का पेपर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 आवर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। अगर कोई भी पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है तो वो 2 आवर में होता है। ओके, और जो भी पेपर आपका 100 मार्क्स के होते हैं वो 3 आवर्स में होते हैं। ओके, टाइम याद रखना। और ये जो नोट्स होते हैं इसे जरूर पढ़ा करो। अगर एग्जाम देने जाते हो, चाहे आप किसी भी कोड का एग्जाम दो, तो इस नोट को जरूर पढ़ा करो। इसमें क्या लिखा, आंसर ऑल क्वेश्चंस, यानी कि आपको हर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब चलिए, सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है। तो पहले फर्स्ट सेक्शन हम देखते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करने वाली। आगे मैं आपको पूरी बुक्स का बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को खुद सॉल्व करना। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, जो कि हमारा कब का है, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पिछले टाइम का पेपर क्वेश्चन पेपर ही है हमारा, प्रीवियस ईयर का। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इसमें बोला गया है कि किसी दो पे ना, आपको दिए गए किसी 2 पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट हमारा ए पे क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्यूटिंग टेक्स्ट बुक्स। इसमें बताया गया है कि आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इवेल्यूटिंग बोल सकते हो आप इसे, इवेल्यूटिंग टेक्स्ट बुक का। यानी कि जब हम टेक्स्ट बुक को क्या करते हैं, इवेल्यूट करते हैं, अच्छे से उसे समझते हैं, और तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ओके, तो ये आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। मैं क्वेश्चंस तो आपको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी, अभी आपको बिकॉज अगर ये भी एक्सप्लेन करने लगी तो फिर वीडियो तो और ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए पहले बुक को समझना इंपॉर्टेंट है। बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेंगे, फिर आप क्वेश्चन पेपर को फिर सॉल्व करना खुद से, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। चलिए, अगर टाइम मिला तो मैं क्वेश्चन पेपर लास्ट में एक्सप्लेन कर भी दूंगी। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थर्ड एंड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। तो इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करना है, 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, सेक्शन बी को हम देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी यही बोला गया है, इसमें भी किसी 2 के ऊपर क्या करना है आपको, 2 के खाली क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कितने कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के हैं। ऊपर वाला भी 10 मार्क्स का था, ये भी 10 मार्क्स का है। तो टोटल ऊपर वाला 2 कराए तो आपने 20 मार्क्स हो गया है। इसमें भी टोटल 20 मार्क्स हो जाएगा। चलिए, सेक्शन बी तो हो गया हमारा। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में यहाँ पे बताया गया है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि किसी 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं, दिए गए किसी 3 क्वेश्चंस के आंसर।
कि इसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, जो कि कितने कितने मार्क्स के होंगे, सिर्फ 20 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। जब आप 3 क्वेश्चंस दोगे तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टोटल 60 मार्क्स। यहाँ देखिए टोटल 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ओके, तो इसमें से आप पढ़ लेना अच्छे से क्या क्या कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा नहीं है। बात यह है कि अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करने बैठ गई तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन पेपर सिर्फ यही तक गिवन है। अगर लास्ट में बुक समझाने के बाद अगर टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, हर एक के आंसर्स को बताऊँगी। देखिए ये वाला, देखिए ये जो है आपका सेक्शन बी का आपका जो ये डी दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, व्हाट डज द टर्म कोर्स बुक्स imply, what are the points to be kept in mind while selecting course books। यानी कि जब आप क्या करते हो, कोर्स बुक को सिलेक्ट करते हो, उस टाइम पे आपको कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, ये बोला गया है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आप लोग खुद भी पढ़ के आंसर्स दे सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज द टर्म कोर्स बुक्स इम्प्लाई। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा टर्म ऐसा, मतलब कौन सा टर्म आप क्या कर सकते हैं। इसमें पूछा गया मेन चीज़, जब भी आप कोई कोर्स के लिए बुक सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ माइंड में रखना चाहिए। ओके, वाइल सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और क्या चीज़ ध्यान में। जब आपको जो चीज़ करना है, ओबियसली आप जो भी कोर्स आप ले रहे हो उस कोर्स की समझ है यानी प्रीवियस कितनी नॉलेज है आपको, क्या है, और फिर यही सब आप ध्यान में रखोगे। साथ क्या वो कितना, मतलब जिस बुक को आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस कोर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो कितना मतलब हो, कितने लोगों ने ले चुके हैं, ठीक है, उसके कितने फॉलोअर्स है, ये सब आप देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही, अगर पढ़ूंगी तो हर एक चीज़ को आप लोग खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं बुक्स को। सबसे पहले हम पूरी बुक को समझ लेंगे अच्छे से, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 को, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, देन हम इस पे आएंगे क्वेश्चन पेपर पे, अगर टाइम मिला, वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को गलती से स्किप ना करें, बिकॉज आगे मैं सारा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। सो गाइज आ चुके हैं हम अपने बुक पे। देखिए बुक में हम देखते हैं हमारा जो ब्लॉक नंबर 1 है, इसका नाम है नोइंग द लर्नर, यानी कि नोइंग द लर्नर। यहाँ पे क्या लिखा है, आप वर्ड से ही जान गए होंगे। देखिए जो इसका टाइटल होता है ना, टाइटल हमें बहुत कुछ बता देता है कि हम पूरे बुक में या पूरे ब्लॉक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नोइंग द लर्नर, यहाँ पर लर्नर्स को अच्छे से हम जानेंगे, पहचानेंगे, उसको समझेंगे और उसके बारे में, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसमें टोटल कितनी 4 यूनिट गिवन है। फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 4 यूनिट गिवन है, जैसे कि फर्स्ट यूनिट का नाम आपको दिख रहा है द लैंग्वेज लर्नर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट आपका है द अनरीच लर्नर, ठीक है, सेकेंड यूनिट आपका है अनरीच लर्नर। थर्ड यूनिट आपका है द लर्नर विद स्पेशल नीड, ठीक है, यानी कि स्पेशल नीड्स, लर्नर विद स्पेशल नीड्स। फोर्थ यूनिट आपका यहाँ पे है हेल्पिंग द लर्नर्स टू बी ऑटोनोमस। तो देखिए ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा लर्नर्स के ऊपर ही दे रखा है, कहीं ना कहीं बिगिनिंग ऑफ द बुक है, ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक है आपका, यानी कि बुक का स्टार्टिंग है सबसे पहला, तो ये इंपॉर्टेंट ही है। आपको बता दूं सबसे पहला जो ब्लॉक होता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको सबसे पहले रखा जाता है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट को हम समझेंगे तो मैं आपको बताऊँगी 1.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं 1.3 की तरफ। आ गया हमारा फर्स्ट यूनिट का 1.3। यस, देखिए 1.3 आपको यहाँ पे है द स्टूडेंट रेडीनेस टू इंगेज विद अ न्यू टॉपिक। जो स्टूडेंट होते हैं जब वो रेडीनेस करते हैं, रेडीनेस मीन्स क्या होता है, यानी कि रेडीनेस का मतलब होता है जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, एक हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन आ रही है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, तो हमारा एक रेडीनेस हो रहा है, रेडीनेस। और जितने स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, जैसे कि एक तो हो गया क्लासरूम में क्या होता है, एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया जाता है पढ़ने के लिए, और एक स्टूडेंट को क्या बोला जाता है कि हाँ, बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, सब सुनते हैं कि वो क्या रीडिंग कर रहा है। तो सभी का वहाँ पर रेडीनेस होता है। इनफैक्ट जो टीचर होती है ना, टीचर का भी खुद का रेडीनेस होता है, यानी कि टीचर भी क्या करती है, सीखती है। ओके, तो ये होता है इसमें। तो रेडीनेस का मतलब ही आपने जान लिया यहाँ पे कि क्या है रेडीनेस का मीनिंग। रेडीनेस का मतलब होता है जब हम इन्फॉर्मेशन का, हमारे अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं, यानी कि हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं,
ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारा एक रेडीनेस हो रहा है, हमें एक नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम एक क्या हो रहा है, एजुकेटेड हो रहे हैं, जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो इसी टाइम हमारा रेडीनेस होता है। तो वही यहाँ पे बोला द स्टूडेंट्स रेडीनेस टू इंगेज विद अ न्यू टॉपिक। अब देखिए आगे का हम समझते हैं, इंगेज विद अ न्यू टॉपिक। आपने देखा होगा इसमें हम ज़्यादातर देखेंगे जो स्टूडेंट होते हैं वो न्यू टॉपिक के साथ इंगेज करना उनके लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये पूरे टाइटल का अगर मीनिंग देखें जो आपका ये दे रखा है 1.3, इस टाइटल का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है स्टूडेंट का न्यू टॉपिक के साथ इंगेज करना। ओके, स्टूडेंट का न्यू टॉपिक के साथ क्या करना है, इंगेज करना। तो क्या अब इसमें बात करेंगे कि जब अब हम न्यू क्लास में जाते हैं तो किस तरीके से हम न्यू टॉपिक के साथ इंगेज करते हैं। सपोज आप अभी कोई और क्लास में हो, ठीक है, मान लो अभी आप 5th क्लास में हो, फिर आप सर पास होकर 6th क्लास में जाओगे, 6th में जाओगे तो क्या करोगे, आप अपना एक इंगेजमेंट नहीं कर पाओगे, उस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, न्यू टॉपिक, न्यू क्लासरूम, न्यू हर चीज़ तो नहीं कर पाओगे। तो वही इसमें हम देखेंगे, इफ़ वी सी डिफरेंट क्लास इन स्कूल, जैसे कि हम देखते हैं स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस को हम देखते हैं। ओके, सम स्टूडेंट कैन इंगेज विद न्यू टॉपिक, यानी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो न्यू टॉपिक के साथ ईजिली क्या कर लेते हैं, इंगेज कर लेते हैं। एंड ऑल्सो नॉट एबल टू इंगेज टीचर्स, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो न्यू टॉपिक के साथ क्या करते हैं, इंगेज नहीं कर पाते। आपने देखा हो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि न्यू टॉपिक के साथ इंगेज कर लेते हैं, यानी कि जब उन्हें कुछ न्यू सीखने को मिलता है तो आसानी से सीख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि न्यू टॉपिक जब न्यू क्लास में आते हैं, न्यू टॉपिक देखते हैं तो उसके साथ इंगेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। और न्यू टीचर के साथ भी इंगेज करना मुश्किल होता है, बिकॉज आपने शुरू से जिस टीचर से पढ़ते हुए आए थे वो टीचर आपके सामने क्या थे, कहीं ना कहीं उनका आपको एक्सप्लेनेशन, उनका टीचिंग वे, हर चीज़ आपको अच्छा लगता था। लेकिन जब आप न्यू टीचर से मिलते हो, न्यू मतलब एक टीचिंग वे को देखते हो कि हाँ वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका लैंग्वेज अलग, लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज नहीं, हिंदी इंग्लिश ऐसी वाली लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, एक टीचिंग वे की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो जब आप किसी न्यू टीचर से मिलते हो, वो आपको पढ़ाएगा तो आपको इंगेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनके साथ एक कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। ओके, बिकॉज जो पुरानी टीचर थी उन्होंने आपको पढ़ाया, वो आपके हर एक पॉइंट को समझ गई है, यानी कि आप कितने पानी में हो, कितना आता है, कितना नहीं आता, वो सब चीज़ समझ गई है और आप भी उनको समझ गए हो, टीचर के साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो गए। बट एक न्यू टॉपिक और न्यू टीचर के साथ इंगेज करना मोस्टली एक चैलेंजेस क्रिएट करता है। तो वही इसमें बताया गया है, इन द क्लास ऑल स्टूडेंट आर नॉट सेम। आपको पता है कि जो क्लास में हो ना, सब स्टूडेंट बिल्कुल ही सेम नहीं होते, कुछ स्टूडेंट इंगेज कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। तो क्लास के अंदर क्या होता है कि हर स्टूडेंट सेम नहीं होते, सम स्टूडेंट आर वीक, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, वीक होते हैं, एंड सम स्टूडेंट्स आर गुड इन स्टडी, यानी कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टडी में गुड होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, वीक होते हैं, जो स्लो लर्नर में काउंट होते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कि हर क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट बिल्कुल सेम नहीं होते। वी कैन सी ऑल्सो सम स्टूडेंट्स आर गुड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे, एंड ही ऑल्सो बैड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वही स्टूडेंट किसी दूसरे सब्जेक्ट में कमज़ोर होते, बेकार होते। देखा आपने, समझा। तो देखिए हम देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो मान लो कि आप हो और आपके एक फ्रेंड है। ओके, आप हो गए और आपके फ्रेंड, तो आपकी जो फ्रेंड है वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छी इंग्लिश सब्जेक्ट में, और वही फ्रेंड को इंग्लिश में तो अच्छी है पर उसे मैथ में बहुत ही बेकार है, मैथ्स में, ठीक है। और आप जो हो मैथ्स में बहुत अच्छे और इंग्लिश में वीक हो, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो फिर क्या हो गया, ये आपकी वीकनेस पॉइंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट दोनों है। हर एक इंसान में ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी होता है, वीकनेस पॉइंट भी होता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, और कुछ वही स्टूडेंट किसी दूसरे सब्जेक्ट में बेकार होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्लास में। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। देखिए अब हम इम्पोर्टेंट देखेंगे 1.5 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सॉरी एक सेकेंड, शिट हैपेंड, यस। देखिए 1.5 पे हम आ चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम 1.5 को देखेंगे। यस, देखिए इसका मतलब है, ये क्या लिखा है यहाँ पे,
लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल। इसका मतलब है जो स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल के दौरान क्या होता है, स्कूल में मतलब सीखने के टाइम पे, स्कूल के दौरान जब सीखते हैं बच्चे तो उसमें रुचि रखना और उसे प्रभावित करना, यानी कि उससे प्रभावित होना, ये चीज़ से बोला गया है। यानी कि जो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लुएंस, यानी कि एक वो अपने सीखने में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। उनका मतलब कहीं ना कहीं लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि वो जब पढ़ाई के टाइम पे, सीखने के टाइम पे उनकी क्या रुचि होती है, वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, यानी कि किस तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं। तो देखिए, वाइल लर्निंग मोस्टली स्टूडेंट, सीखने के टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं ना वो सीखने के टाइम पे ना किससे इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होते हैं। इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट कैसे होंगे, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, आप सीख रहे हो, तो अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सपोज मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ आपको, आप मेरे सेंटर पे पढ़ने आ रहे हो, ओके, आप मेरे सेंटर पे आ रहे हो पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसे मतलब आपको मैं अगर मूवी हॉल में बुला लूँ, सिनेमा हॉल में बुला लूँ पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे, कंफर्टेबल? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं, वो इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो स्टूडेंट है वो मतलब सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं तो वो सामने वाले टीचर की बातें सुनेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनकी आंखें जहाँ जहाँ जा रही है वो वहाँ से भी सीख रहे हैं, इसलिए इन्वायरमेंट क्या है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट मस्ट बी सेव। इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो परफेक्ट होना चाहिए, एंड स्टडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। यानी कि जब आप वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इन्वायरमेंट स्टडिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ओके, वाइल स्टडिंग एंड वाइल टीचिंग। सीखने के टाइम पे और पढ़ने के टाइम पे आपका जो इन्वायरमेंट है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ओके। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पे बुला लूँ या मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे पटरी पे बुला लूँ, वहाँ पे पढ़ाने लगूँ, तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे? जब बैकग्राउंड शोर, रेल का आना, ट्रेन का आना, ये वो, आप वहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। तो इन्वायरमेंट जो होता है ना वो सेव होना चाहिए, वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो आप कर रहे हो। आपने देखा होगा ट्यूशन क्लासेस में, स्कूल में, आप वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, डिस्प्ले बोर्ड को देखते होगे किस तरीके से लगाया जाता है, वो स्टडी रिलेटेड ही लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि डिस्प्ले बोर्ड पे वो किसी एक्टर या एक्ट्रेस की फ़ोटो लगा दे, ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा स्कूल में कहीं पे। क्या होता है कि मान लो अगर आप केजी क्लास में जा रहे हो तो केजी में केजी के अकॉर्डिंग ही सारा चार्ट पेपर, टीएलएम वगैरह लगा होगा, ठीक है। अगर आप किसी बड़ी क्लास में जा रहे हो, मान लो ग्रेजुएशन स्टूडेंट की क्लास में जा रहे हो, तो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट की क्लास में जा रहे हो, तो उनमें क्या लगा होगा, वो उसमें एक मैप लगा होगा, मतलब उन्हीं के स्टडी से रिलेटेड लगा होगा, या फिर उनका कुछ मतलब कुछ बड़े बड़े चार्ट लगे होंगे, कुछ स्टडी रिलेटेड ही लगे होते हैं। तो कि ये क्या होता है, ये एक स्टडी इन्वायरमेंट होता है, यानी कि इन्वायरमेंट को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें ना सीखने के लिए प्रेरित करता है, कहने कि उसे आगे बढ़ाता है, सीखने यानी कि एक सीखने की चाह लाता है। हर एक इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, ठीक है। हर बच्चे, जैसे कि मान लो कि देखो आप हो तो आपके अंदर कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा ही जिसको आप समझ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ने की चाह आपके अंदर आएगी। तो हर एक इंसान के अंदर होता है। मान लो कि मुझे ना टीचिंग करना बहुत पसंद है, मुझे टीचिंग करना इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे अंदर क्या है कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी मतलब कहने की स्किल्स है मेरे अंदर, ये मैं टीचिंग करना मुझे बहुत पसंद है, मेरा एक पेशा बन चुका है, मैं बचपन से पढ़ाते हुए आई हूँ। इनफैक्ट मैं छोटी थी तब से मैं मतलब क्या होता था कि स्कूल टाइम में मैं एज ए स्टूडेंट ही थी वहाँ पे, तब भी क्या होता, टीचर जब जाती तो अब टीचर के अपसेंट में मैं ही क्लास को हैंडल करती। तो मुझे एक टीचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टाइम से पसंद है। तो ये क्या है, ये एक मेरी हॉबी थी और उस हॉबी ने ही मुझे क्या किया, आगे बढ़ने में मुझे हेल्प किया। तो यही बोला गया है कि हर बच्चे में ना कोई ऐसा गुण जरूर होता है जो उन्हें प्रेरित करता है आगे बढ़ने में और अदर स्टूडेंट से अलग होने में क्या करता है, प्रेरित करता है। तो हर बच्चों में एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, उसे अदर स्टूडेंट से डिफरेंट बनाता है। मान लो कि एक मैं हो गई, एक आप हो गए, ठीक है, आप भी मेरे साथ पढ़ते थे, मैं भी आपके साथ, हम दोनों एक ही क्लास में थे, ठीक है। जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ही को बोल रही हूँ मैं, आप और मैं, हम दोनों एक ही क्लास में थे, ओके। फिर क्या हुआ कि आप, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था, और आप ना सिर्फ मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप कौन हो, मैं आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ आपके ऊपर एग्जाम्पल डाल के बोल रही हूँ, सपोज, ओके। तो आप थे और मैं थी, तो फिर मुझे ना टीचिंग पढ़ने के साथ
साथ साथ पढ़ाना भी पसंद था। मुझे किसी को समझाना बहुत पसंद था। अगर मैं कोई चीज़ समझ गई हूँ तो मुझे समझाना अच्छा लगता था। और आप वो जो एक बार पढ़ लिया बस हट के, मतलब अब बस इसको दोबारा क्यों छुए, आप किसी को समझा के दिमाग ख़राब नहीं करना, आप ऐसे हो मान लो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं आपसे खुद अलग हूँ, यानी कि एक ये स्किल्स क्या है, मुझे आपसे अलग बनाती है। तो समझे आप। तो यही इसमें बोला क्या है कि हर स्टूडेंट के अंदर ना एक ऐसा गुण होता है जो अदर स्टूडेंट से उन्हें अलग बनाता है। अब इसी का अपोजिट ले लो कि आप ना सिंगिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप गाना गाते हो बहुत अच्छा, आपको गाने में इंटरेस्ट है, बहुत ही मज़े से गाना गाते हो। और मैं हूँ जो मुझे सिंगिंग बिल्कुल सुनना भी पसंद नहीं, गाना नहीं मुझे बोलना पसंद। अब मैं कभी चाहती तो हूँ कि मैं गाना गाऊँ, मैं भी सिंगर बनूँ, बट मुझे आता नहीं है और मेरी आवाज़ बेकार है। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं नहीं गाऊँगी। फिर आप मुझसे अच्छे हुए, कहीं ना कहीं आपको मुझसे अलग बना रहा है आपकी स्किल्स, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है कि हर एक स्टूडेंट में क्या होता है कि कुछ ऐसा गुण होता है जो कि अदर स्टूडेंट से हमें अलग बनाता है। ये तो हमने देख लिया। इसमें हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट पॉइंट को देखें। यस, देखिए इसमें बोला गया है, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंग मोर इन कॉग्निटिव कॉमन। देखिए इसमें ना ये जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ना जनरल, यही है। यस, हम 1.5.1 यस करेक्ट है ये। यस, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंग मोर इन द कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है ये क्या है, जनरल स्कॉलेटिक एबिलिटी। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि अधिक विशेषता वाले बच्चे, ठीक है, इसमें आएंगे। इसमें अधिक यानी कि ज़्यादा ध्यान देने वाले बच्चे आएंगे जब स्कूल में टीचर और माता पिता जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं। देखिए इसका मीनिंग बता दूं मैं क्या है कि स्कॉलेटिक एबिलिटी, क्योंकि ज़्यादा ध्यान देने वाले बच्चे जो पिछड़े स्टूडेंट होते हैं ना, जो वीक होते हैं, उस स्टूडेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। यानी कि वीक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं स्टडी में, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए जब पेरेंट्स और टीचर आपस में बातें करते हैं, चाहे वो पीटीएम के टाइम पे करें, ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि टीचर और माता पिता आपस में जब बात करते हैं तो सबसे पहले ना वो ब्राइट वर्ड को लेके आते हैं। ब्राइट वर्ड, यहाँ देखिए ब्राइट वर्ड को हाईलाइट किया गया है, देखिए ना ब्राइड, ठीक है, ब्राइड दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले वो ब्राइड वर्ड को लेके आते हैं, ठीक है। ब्राइड वर्ड को क्यों लेके आते हैं, ब्राइड का मतलब होता है कि एक कहीं ना कहीं ब्राइड का मीनिंग होता है कि जब एक बच्चे का कंपेरिजन हम दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, तो एक इसमें ना एक ब्राइड का मीनिंग एक विशेषता हो गया, ओके। तो एक बच्चे का हम कंपेरिजन करें दूसरे बच्चों के साथ, एक बच्चा हमारा वीक है, हम दूसरे बच्चे को अच्छा बताते हुए एक बच्चे को वीक बता रहे हैं कि पढ़ता लिखता नहीं है, इससे अच्छा तो इसका दूसरा वाला है। तो ये इसलिए यहाँ पे ब्राइड वर्ड को लिया गया है, ठीक है। ब्राइड का मतलब ये आप एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए तो पेरेंट्स और जो टीचर होती है जब वो आपस में बात करती है, सबसे पहले ब्राइट वर्ड को लेके आती है पेरेंट्स कोऑपरेटिंग समटाइम्स। यानी कि देखिए जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं कि हाँ चलो एक बच्चा हमारा वीक है, एक बच्चा कमज़ोर है, तो हम क्या करें कि जो वीक है उसको हम थोड़ा टीचर से बात करके एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा के या फिर उसको मतलब उसको भी उसके इक्वल लाने की कोशिश करें। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं, और पेरेंट्स ही नहीं इनफैक्ट टीचर भी ये सोचती है। आपने देखा होगा कि अगर आप भी आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं या फिर आपको कोई भाई बहन या जो भी भांजा भांजे का प्राइमरी में पढ़ता है, या आप भी प्राइमरी में कभी पढ़े हो इन फ्यूचर इन पास्ट सॉरी, तो फिर क्या होता है कि आपने भी देखा होगा जो टीचर होते हैं ना, मोस्टली टीचर यही सोचती है कि जो वीक स्टूडेंट है उसको हम इक्वल लाने के लिए क्या करें, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास दे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई या फिर थोड़ा ध्यान दे, या घर पे जाके भी उस पर ध्यान देते हैं। या तो अगर आप भी टीचर हो, अगर आप भी पढ़ाते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। ये होता है, ये पेरेंट्स और टीचर दोनों ही सोचते हैं ऐसा। तो फिर क्या होता है, देखिए जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ना फिर एक बच्चे का कंपैरिजन करते हैं अपने दूसरे बच्चे के साथ, चाहे उसकी बहन हो या फिर भाई हो, यानी कि सिस्टर और ब्रदर किसी से भी कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स बोलते हैं कि मतलब एक को तो इंटेलिजेंट बताते हैं और दूसरे को वीक बताते हैं, वीक स्टूडेंट। और फिर पेरेंट्स जब पीटीएम के टाइम पे अपने बच्चे के टीचर के पास आते हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरा ये बेटा है जो कुछ नहीं पढ़ता, इससे अच्छा तो वो वाला बेटा है, वो थोड़ा कर भी लेता है ये वो। तो पेरेंट्स की ना हैबिट होती है, वो जिस टीचर के पास जाएंगे ना वो उनको बोलेंगे कि मतलब मेरा वो वाला लड़का थोड़ा ठीक कर रहा है ये, ताकि क्या होता है ना जिससे वो बात कर रही है, जिस टीचर से वो बात कर रही है वो टीचर और ज़्यादा ध्यान दे उनके बच्चे पे। ऐसा होता है, पेरेंट्स भी चालाकी करते हैं और ये होता ही है, ठीक है।
तो फिर क्या होता है कि और जो टीचर होती है वो भी थोड़ा, ये मोस्टली प्राइवेट स्कूल में होता है, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में मोस्टली होता है कि जो पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो उनका उनका उनके पास एक राइट भी है, वो बोल भी सकते हैं कि हाँ मतलब जो बच्चा है हमारा ये इतना पानी में है, ऐसा है वैसा, मतलब अभी इनको इसको कुछ नहीं आता पढ़ने या फिर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, जो भी चीज़, तो कंपेयर करके फिर वो अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं और कंप्लेन करते हैं। ओके, तो ये पेरेंट्स करते हैं। और आपको बता दूँ एक चीज़ और, एक एक को तो इंटेलिजेंट बताता है, दूसरे को वीक बताते हैं। तो फिर जो टीचर है ना, टीचर तो सब जानता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, टीचर ऑल्सो नो अबाउट इट, यानी कि टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है और किसको हम वीक स्टूडेंट बोल सकते हैं, किसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो टीचर ये जानता है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट, कौन से स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, ये टीचर को पता है। एंड कौन से बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो टीचर ये अच्छे से जानते हैं। और कैटेगरी में टीचर को पता है कौन से कैटेगरी में कौन से बच्चे को डाला जाएगा, ठीक है, कैसे स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, ये टीचर को पता होता है। और इसके बाद मैं बता दूं, देखिए इसमें एक पॉइंट और बोला गया है कि जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे ना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एरिया को ध्यान में रखना होता है, एरिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब कौन कौन से एरिया होते हैं इसमें बता देती हूँ, जैसे कि area which are seen is important for the holistic or well-rounded development of child। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो आपने देखा होगा कि जो इंचार्ज होते हैं स्कूल के, यानी कि जो टीचर से ऊपर आते हैं, तो वो अगर किसी टीचर को कोई काम दे कि हाँ आपको कुछ बच्चे छांटने हैं जो कि मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसका ठीक ठाक हुआ हो, तो वो टीचर जो होता है वो कैसे बच्चे छांटेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टूडेंट को छांटने के लिए उनको सबसे पहले तो स्टडी को देखना होगा कि कौन सा बच्चा स्टडी में कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना बेकार है, वीक है, ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ होलिस्टिक एरिया पे भी ध्यान देंगे, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, ड्रामा, यानी कि देखिए आर्ट्स होता है जैसे कि कुछ कला, हाथों यानी कि हम हाथों से ड्राइंग करना, स्केच करना, स्केचिंग करना, या फिर ड्राइंग या फिर वो पेंटिंग करना, ये सब हमारा आर्ट में आता है। म्यूजिक यानी कि सिंगिंग, गाना गाना, तो कुछ बच्चे इसमें ठीक होते हैं, कुछ डांस में ठीक होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में ठीक होते हैं, गेम वेम में, खेल कूद में, ठीक है, कुछ बच्चे ड्रामा में ठीक होते हैं। ड्रामा का मतलब होता है जैसे एक्टिंग, कभी कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस होता है तो उसमें कोई पार्टिसिपेट करते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें ठीक होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, टीम वर्क, यानी कि टीम वर्क अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। टीम वर्क का मतलब होता है जैसे कि मान लो किसी ने टीम बना दिया, ठीक है, ग्रुप बना दिया, अब एक ग्रुप बना दिया, टीम बना दिया, उनको एक कुछ काम दे दिया कि हाँ आपको इस टॉपिक पे क्या करना है, कुछ भी मतलब अपना नोट्स तैयार करना है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार करनी है या फिर क्या करना, ट्रिक रेडी करना है। तो कुछ टीम बना दिया, उस टीम में टोटल 5 मेंबर्स है मान लो, अब 5 मेंबर्स को मिलकर काम करना है, तो किस तरीके से 5 मेंबर्स आपस में मिलकर अच्छे से काम करेंगे, तो टीम वर्क हो गया। तो ये भी एक स्किल्स होता है, टीम वर्क स्किल्स होनी चाहिए हर एक पर्सन में। इसके बाद आपका हो जाएगा कैरिंग। तो कैरिंग भी देखा जाता है कि कौन सा बच्चे क्लास में कितना कैरिंग है, पर्सन है, कितना अच्छा है। कैरिंग फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए कैरिंग पर्सन होना, दूसरों को समझना, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना, तो ऐसे स्टूडेंट को भी छांटा जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा जो प्राइमरी स्कूल में जो रिजल्ट कार्ड बनता है उसमें मार्क्स के साथ साथ ना होलिस्टिक के लिए भी एक अलग से मार्क्स मिलते हैं, यानी कि कौन सा बच्चा कितना क्लीन आता है, कौन सा बच्चा आर्ट में ठीक है, कौन सा बच्चा म्यूजिक में ठीक है, डांस में ठीक है, या स्पोर्ट्स वगैरह इन सब में ठीक है, तो उसके भी अलग से मार्क्स मिलते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो दे रखा है इसमें बोल रखा है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी को भी मतलब देखा जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में। लीडरशिप क्वालिटी के में आपका आता है, लीडरशिप क्वालिटी में का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि कुछ ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का किसी एक को लीडर बनाया गया है कि हाँ आप मतलब लीडर हो, आप ग्रुप को पूरा अच्छे से देखोगे, ये काम अच्छे से होना चाहिए, तो वो उसके अंदर वो क्वालिटी, वो स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स, कि वो उस ग्रुप को अच्छे से देख ले और कौन क्या कर रहा है काम, सबको अच्छे से मतलब नज़र रख पाए और सबको एक सजेस्ट दे पाए, और उसके साथ मतलब एक होता है ना कि क्वालिटी के साथ अपना काम कर लेना, लोगों को सजेस्ट करना, जो उनके ग्रुप ऑफ मेंबर्स है सबको बताना कौन कितना काम कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये क्वालिटी हर एक पर्सन में होनी चाहिए। तो ये सब एक स्किल्स हैं जो कि क्या होता है लर्नर्स में होती है। ओके, सेकंड यहाँ पे बी लिखा है, देखिए बी यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड में हम इसमें दे रखा है, इसमें बताया गया है कि बच्चे स्कूल, कॉलेज व फिर किसी भी मतलब पर्सन से जब मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो
जिन्होंने मतलब विदेशी भाषा को जान रखा हो। यानी कि देखिए इसमें क्या बताया गया है, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड में सिर्फ लैंग्वेज को लेके बात की गई है। यानी कि जब बच्चा किसी स्ट्रेंज पर्सन से, किसी अदर पर्सन से मिलते हैं तो, और जिसको दूसरे नॉलेज की, लैंग्वेज की ज्ञान हो, यानी कि नॉलेज हो दूसरे लैंग्वेज की। मान लो मैं किसी लड़की से मिली, उस लड़की को पंजाबी भी आती है, हरियाणवी भी आती है, और उसे हिंदी भी आती है, उसे तमिल लैंग्वेज भी आती है। तो जब मैं मिली उससे, तो मैं क्या करूँगी, मैं उससे सीखूंगी। सीखूंगी का मतलब ये नहीं कि उससे बैठ के मैं क्लास लेने लगूंगी, मतलब है कि जब वो बोलेगी तो उसकी लैंग्वेज को क्वेच करूँगी कि इसको क्या बोलते हैं, उसे क्या। तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड में बताया गया है कि जो लर्नर्स होते हैं ना, वो एक नए नए स्टूडेंट से जब मिलते हैं, नए नए पर्सन से मिलते हैं, तो उनकी लैंग्वेज को कैच करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, जिन्होंने मतलब विदेशी भाषा का ज्ञान हो या किसी अदर स्टेट भाषा लैंग्वेज का ज्ञान हो, ठीक है, उसे क्या करते हैं, तो बच्चे में ना लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है इसमें। यानी कि जब मतलब एक बच्चे को तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है, सामने वाला उससे मिला तो उस बच्चे में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। ओके, ये इसमें बताया गया है। थर्ड हम चलते हैं सी पे। थर्ड इसमें सी भी था, सी कहाँ है, थर्ड पॉइंट, यस आई गॉट लर्निंग स्टाइल। देखिए लर्निंग स्टाइल में क्या दे रखा है, लर्निंग स्टाइल का मीनिंग पहले मतलब जानते हैं हम क्या होता है। लर्निंग स्टाइल का मतलब होता है सीखने का स्टाइल, यानी किस तरीके, एक होता है देखिए, हाँ, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, हम एक रीडर है, एज अ लर्नर हम पढ़ रहे हैं, हम किसी चीज़ को रीडिंग कर रहे हैं, तो उसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है। जो हमारा लर्निंग स्टाइल होता है ना, वो हमें दूसरों से अलग बनाता है। यानी कि मान लो एक कंपटीशन की तैयारी हम कर ले, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, उसमें टोटल मान लो मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, मान लो सिर्फ 200 स्टूडेंट है, सिर्फ 200, और कोई कुछ कंपटीशन होने वाली, मान लो मैथ कंपटीशन है, ओके, तो उसमें हम सब टोटल 200 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट मैं एक अलग तरीके से तैयारी करूँगी। यानी कि मान लो 25 को कंपटीशन है और आज क्या है, आज है 10, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है, मैं 15 दिन में कैसी तैयारी करूँगी, यानी कि अपनी लर्निंग स्टाइल को इस तरीके से बनाऊँगी, इस तरीके से सीखूँगी, जिससे कि क्या हो, जिससे कि मैं सबसे पहले और सबसे अलग तरीके से तैयारी कर पाऊँ। मैं अपनी लर्निंग स्टाइल को अलग रखूँगी। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है और जितने दिन भी बाकी है, तो अपनी लर्निंग स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट करके सीखने का स्टाइल थोड़ा अलग करो। ये नहीं कि पूरी बुक को पढ़ने बैठ जाऊँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ो। तो हमने लर्निंग स्टाइल को यहाँ पे खुद की लैंग्वेज में समझा। अब हम देखते हैं, देखिए लर्निंग स्टाइल की अगर हम बात करें, अगर हम लर्निंग स्टाइल की बात करें तो हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट में ना लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारी मतलब लर्निंग में और इंटरेस्ट जगाता है। यानी कि जो हमारी लर्निंग स्टाइल होती है ना, वो हमारी लर्निंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब और जगह ज़्यादा हमें इंटरेस्ट आता है। अगर हमारी लर्निंग स्टाइल अच्छी है तो हमें और इंटरेस्ट आएगा लर्निंग में। जो हमारी लर्निंग स्टाइल होती है वो सबकी अलग अलग होती है। यानी कि हमें खुद, अगर हमारी लर्निंग स्टाइल ये है तो दूसरे की अलग होगी, सबकी अलग लर्निंग स्टाइल होती है, और हमारी लर्निंग स्टाइल ही हमें क्या करती है, हमें अलग बनाती है कहीं ना कहीं, और लर्निंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाती है। तो और देखा जाए तो जो लर्निंग स्टाइल होती है ना, वो आगे चलकर चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी हमारी लर्निंग स्टाइल अलग है, अभी हम अलग तरीके से सीखते हैं और आगे चलकर हम अलग तरीके से सीखें, वो आगे चलकर भी हम उसी तरीके से सीखेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारी लर्निंग स्टाइल आगे चलकर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये होता ही है। हर एक स्टूडेंट में ना आगे चलकर लर्निंग स्टाइल चेंज जरूर होता है। मान लो बचपन में आप सीखते थे अलग तरीके से, रटते थे किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को रिपीट करते थे बार बार, ये आपका लर्निंग स्टाइल था। आप क्या करते हो, उसे आप एक बार पढ़ते हो, रीड आउट करते हो किसी भी चीज़ को, और उसे थोड़ा समझ के अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका लर्निंग स्टाइल है। यहाँ पे अब बड़े हो गए हो तो क्या करते हो, फिर अंडरलाइन करते हो, पढ़ते हो, अंडरलाइन करोगे, आउटलाइन करोगे, फिर हाईलाइट करोगे, इस तरीके से नोट्स बनाओगे, कीवर्ड को सर्कल करोगे, ये आपका लर्निंग स्टाइल है। तो आगे चलकर क्या होता है कि हमारा लर्निंग स्टाइल ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वाइल रीडिंग हम क्या करते हैं, लर्निंग भी करते रहते हैं, ऐसा होता है आगे चलकर। कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, दोनों की लर्निंग स्टाइल सेम होती है। यानी कि देखो टीचर जो पढ़ाने वाला है वो भी जो सिखा रहा है वो भी उसी तरीके से सिखा रहा है जिस तरीके से वो सिखा रहा है, और स्टूडेंट है उसी तरीके से सीख रहे हैं। और तो क्या होता है कि ऐसे में ना टीचर और स्टूडेंट की अगर लर्निंग स्टाइल ठीक हो गई, सेम हो गई जहाँ पे भी, तो वो स्टूडेंट कभी भी मार नहीं खा सकता, और वो टीचर भी उस स्टूडेंट को आगे बढ़ाने में रोक नहीं सकता। यानी कि वो अच्छे से उस स्टूडेंट को टीच करेगा और वो स्टूडेंट भी आगे बढ़ेगा अच्छे से। तो देखिए ये हमारा देख लिया हमने। अब हम देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं।
जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ओनली वही बताऊंगी, वीडियो वैसे ही लंबी होती जा रही है। ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ फोर्स्ड लर्निंग। यस, अब हम देखेंगे पहले 2.2 को देखते हैं। चलिए 2.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2.2 ये रहा हमारा जो सेकंड यूनिट का है, हमारा 2.2 इम्पॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें बोला गया है द अंडर प्रिवियन लर्नर्स, यानी कि एक ऐसे मतलब ऐसे स्टूडेंट की बात की गई है, ऐसे लर्नर्स की बात की गई है जो कि वंचित होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, पिछड़े हुए होते हैं, बोला जाए तो और वर्ड में पिछड़े हुए। तो देखिए स्टार्ट करने से पहले क्या लिखा गया, बिफोर यू बिगिन रीडिंग, यानी कि तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले द यूनिट हर हियर आर द फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, ओके, टू आंसर। आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखो यहाँ पे हैव यू मेट लर्नर्स हु आर डिसएडवांटेज, यानी कि ऐसे कोई लर्नर्स से आप मिले हो जो कि मतलब कहीं ना कहीं अंडर प्रीवियस लर्नर्स हो, यानी कि कुछ ऐसे लर्नर्स हो, वीक लर्नर्स हो, जो कि डिसएडवांटेज लर्नर्स हो, यानी कि कमज़ोर हो, ओके, पिछड़े हुए स्टूडेंट हो। ऐसे लर्नर्स से आप कहीं मिले हो आज तक? तो ऑब्वियसली मिले होंगे। आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस्ड इन लर्निंग, वो जो होते हैं जितने भी अंडर डिसएडवांटेज स्टूडेंट होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं लर्निंग के टाइम पे, ठीक है, सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये है। एंड यहाँ पे है आर दे देखिए यहाँ पे आर दे ट्रीटेड डिफ़िकल्टी फ्रॉम अदर लर्नर्स, यहाँ पे क्या होता है, क्या वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं दूसरे स्टूडेंट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो, ठीक है, ये पूछा गया यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हु आर द अंडर प्रीवियस लर्नर्स। इसमें उन स्टूडेंट या फिर लर्नर्स की बात की गई है जो वंचित हो, यानी कि जो पिछड़े हुए हो, जो डिप्राइव्ड हो, बोला जाए तो डिप्राइव्ड, यहाँ पे डिप्राइव्ड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं वंचित के लिए, ठीक है, डिप्राइव्ड। जो डिप्राइव्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, यानी कि वंचित, आपने वंचित वर्ग सुन रखा होगा, ओके। उस ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है यहाँ पे, उस ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है कि जिसके पास क्या हो, मतलब प्रॉपर एजुकेशन ना हो, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो, प्रॉपर केयर ना हो, प्रॉपर हेल्थ ना हो, एंड या अगर हिंदी में बोला जाए तो उचित शिक्षा ना हो, सही देखभाल ना हो और सही स्वास्थ्य ना हो, ठीक है, उचित स्वास्थ्य ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो ना अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स में आते हैं, यानी कि किस में आते हैं, डिप्राइव्ड में आते हैं, ठीक है, यानी कि वंचित वर्ग में आते हैं, जिनके पास ना उचित शिक्षा है, एजुकेशन भी नहीं है, साथ के साथ उचित क्या नहीं है, एजुकेशन देखभाल नहीं है, उचित स्वास्थ्य नहीं है, एंड क्या होता है, परफेक्ट रिसोर्सेस नहीं है, यानी कि उचित रिसोर्सेस भी नहीं है। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन, हिंदी में बोले तो, ठीक है, तो ये सब नहीं है, तो वो अंडर प्रीवियड में आएंगे। इस कारण क्या होता है, ये बच्चे ना वंचित रह जाते हैं, और ये ना ज़्यादातर ये आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से भी पिछड़े हुए होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से, सोशोलॉजी रूप से, सोसाइटी के रूप से, यानी कि सोशल रूप से होते हैं, और जियोग्राफिकली रूप से, लोकेलिटी रूप से क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि डिप्राइव्ड रहते हैं ऐसे स्टूडेंट, गरीब जो होते हैं। अब देखिए इनका कारण क्या होता है, इनका रीज़न क्या होता है डिप्राइव्ड होने का, तो इनका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये देखिए यहाँ पे, इनका रीज़न होता है मोस्टली पुअर्टी, यानी कि गरीबी के कारण, गरीबी की वजह से ये बच्चे क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं सभी स्टूडेंट पे। एक ये रीज़न हो गया, साथ के साथ दूसरा रीज़न क्या होता है इसमें बहुत सा रीज़न होता है देखिए फर्स्ट रीज़न आपने पुअर्टी देखा, और भी हम बोल सकते हैं इसमें सांस्कृतिक यानी कि कल्चर का भी एक रीज़न हो सकता है, कल्चर लेस का होता है, कारण होता है, और ये मतलब जातीय अल्पसंख्यक में आते हैं, ज़्यादातर किस में आते हैं, एथनिक बोल सकते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जातीय अल्पसंख्यक में। आपने देखा होगा जो पिछड़े वर्ग होते हैं उसे हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिसे गवर्नमेंट भी क्या देती है, आरक्षण देती है। और इनको क्या माना जाता है, सामाजिक रूप से वंचित माना जाता है, यानी कि कल्चर रूप से क्या डिप्रीवियर्ड माना जाता है, लोकेलिटी डिसएडवांटेज माना जाता है, यानी कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से वंचित रखा जाता है,
ठीक है, वंचित माना जाता है। चलिए कुछ कारण को देख लेते हैं। जैसे कि हम कारण देख लेते हैं, पहले तो पुअर्टी हो गया सबसे बड़ा रीज़न। पुअर्टी यानी कि गरीबी के कारण। गरीबी के कारण भी क्या होता है, जब इनके पास प्रॉपर वो मनी यानी कि पैसे नहीं होते, तो ये अपने बच्चों को अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा नहीं पाते, एक अच्छी पढ़ाई शिक्षा नहीं दिलवा पाते। अगर ये किसी प्राइवेट स्कूल में रखते भी है थोड़ा बहुत पैसे करके अरेंज करके, तो फिर क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन तो करवा लिया, फिर क्या होता है एडमिशन करवाने के बाद भी अगर ये फ़ीस थोड़ा टाइम से नहीं दे पाते, तो इनके बच्चों के साथ क्या होता है कि हाँ मतलब फ़ीस नहीं आती टाइम से, तो उनके बच्चों को बहुत सुनाया भी जाता है। आप मोस्टली प्राइवेट स्कूल में से देख सकते हो कि अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, तो फिर क्या होता है कि गरीब के बच्चों को अगर फ़ीस नहीं आती टाइम से, या फिर कभी एडमिशन ही नहीं हो पाता, गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं पाते, और या फिर सरकारी में भी नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, ना ही ड्रेस के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं होते। तो फिर कुछ क्या होता है, गरीबी के वजह से अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, और घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो फिर अपने बच्चों से ही काम करवाते हैं। तो पुअर्टी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी लर्नर्स क्या होते हैं पिछड़ जाते हैं, यानी कि डिप्राइव्ड हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पे है डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लोटेशन। डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण। तो आपने देखा होगा भेदभाव के वजह से और शोषण की वजह से भी डिप्राइव्ड रह जाते हैं कुछ लोग, यानी कि वंचित रह जाते हैं। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है कि लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाता है कि हाँ अगर कि मतलब लड़की है क्या करेगी, पढ़ लिख के घर में ही रहना है, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लड़कियों को बोलते थे कि आगे पढ़ लिख के क्या करेगी। तो लड़कियों को पढ़ने की पहले वो नहीं थी आज़ादी, और फिर मतलब उनको राइट नहीं था। तो आगे चलकर अब तो वैसे काफ़ी चेंजिंग आ चुका है समाज में। अब तो लड़कियां पढ़ लिख कर आगे अपना नाम भी बढ़ा रही है, काम भी कर रही है, जो भी कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी भी है, इंडिपेंडेंट भी है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि भेदभाव किया जाता था सिर्फ लड़कों को, मतलब जेंडर को लेके भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था कि हाँ लड़की नहीं पढ़ेगी, लड़की क्या करेगी पढ़ लिख के, बाकी घर आके करना तो चूल्हा चौका ही है, और फिर लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था। तो पहले के टाइम पे ये होता था। अब शोषण की बात अगर की जाए तो, और अभी भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखा जाता है कि क्या होता है कि अभी भी गरीब और अमीर यानी कि रिच एंड पुअर के आप इसमें देख सकते हो डिस्क्रिमिनेशन कि गरीब अगर बच्चा है तो क्या होता है कि अगर गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में और अमीर का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में है, तो फिर क्या होता है कि गरीब का बच्चा जो है उसकी फ़ीस अगर लेट आ रही है और अमीर का बच्चा उसकी फ़ीस जल्दी आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान टीचर उसी पे देती है कि हाँ इसकी फ़ीस जल्दी आ जाती है, और ये मतलब पढ़ने में थोड़ा गरीब अमीर है, इसके पास पैसे ज़्यादा है, तो फिर उससे बना के रखना, उसके पेरेंट्स से ही बातचीत रखना। और फिर क्या होता है इस वजह से उसका शोषण भी गरीबों का, जो गरीब बच्चे होते हैं उनका शोषण होता है कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी फ़ीस लेट आती है तो उन्हें सुनाया भी जाता है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपका ये सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, जियोग्राफिकल और लोकेशन। देखिए यहाँ पे लोकेलिटी के रूप में देखें और जियोग्राफिकली रूप से देखें तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन यानी डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब जियोग्राफिकली का मतलब होता है और लोकेलिटी का मतलब, मान लो कोई बच्चा अगर बिहार का है, ठीक है, क्या होता है कि इस स्थान के नाम पे भी बहुत ज़्यादा भेदभाव और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का शोषण होता है। जैसे कि मान लो कोई, आपने देखा होगा मोस्टली अगर जो बिहार से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, बिहारी 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 बोल बोल के मतलब छेड़ा जाता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साथ में पढ़ते हैं तो उसे बिहारी कभी कुछ, और कोई पंजाब का होता है तो पंजाबन ऐसे, मतलब क्या होता है लोकेलिटी के नाम पे उसको छेड़ा या फिर परेशान या शोषण किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि इस वजह से जो लर्नर्स होते हैं ना उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से उनका जो एजुकेशन पे से माइंड हट के, तो मतलब वो अपने से क्या होता है कहने के डिप्रेशन में पड़ जाते हैं स्टूडेंट, तो और वंचित हो जाते हैं एजुकेशन में, पीछे रह जाते हैं। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जियोग्राफिकली और लोकेलिटी के रूप में भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलता है और डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरली और कल्चरली डिसएडवांटेज। कल्चरली डिसएडवांटेज का मतलब होता है कल्चर के रूप में। देखिए कल्चर क्या होता है, सबके अगर हम उसकी बात करें जैसे कि हिंदू मुस्लिम हो गए या फिर आप क्रिश्चियन या जो भी हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है सबका कल्चर अलग अलग होता है, सबकी जो वो होती है फेस्टिवल होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। रिलीजन्स फेस्टिवल को देखें हम तो सबका फेस्टिवल अलग अलग होता है। हिंदुओं में अगर दिवाली मनाया जाता है, हिंदुओं में क्या मनाया जाता है, अगर होली दिवाली ये सब, तो फिर और मुस्लिम में अगर ईद मनाया जाता है, और बाकी सबका अलग फेस्टिवल होता है। क्रिश्चियन में क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो क्या होता है इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, डिसएडवांटेज। जैसे कि एक हिंदू का बच्चा एक मुस्लिम का बच्चा है तो वो आपस में एक दूसरे को बोलेंगे कि तुम्हारे में तो ऐसा होता है, हमारे में तो ऐसे नहीं होता। वो उसे बोलेगा कि तुम्हारे में तो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, हमारे में तो ऐसे पढ़ते हैं।
करते हैं, हमारे में तो पूजा ऐसे करते हैं। तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, बच्चे आपस में ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कल्चरल, अगर कल्चर रूप में देखें, कल्चर डिसएडवांटेज को देखें तो काफ़ी हमें देखने को मिलता है आज के टाइम में भी, कि बच्चे एक दूसरे की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के कल्चर का मजाक उड़ाते हैं, और जिस वजह से वो डिसएडवांटेज हमारा बनता है, यानी कि एक बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, लर्नर्स डिस्टर्ब होते हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना देके वो वंचित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक रीज़न है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे 3.2, यानी कि यूनिट 3 में हम देखेंगे 3.2 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे 3.2 में, देखिए 3.2 क्या है हमारा, द लर्नर विथ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो इसमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें ना कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स लैंग्वेज को लेकर भी होती है क्लास में। अब वो कैसी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि स्टूडेंट है, ओके, स्टूडेंट की लैंग्वेज अलग है और बच्चों की लैंग्वेज, मतलब और टीचर की लैंग्वेज अलग है। अगर बच्चा अलग लैंग्वेज जानता है और टीचर जो है अलग लैंग्वेज जानता है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टेट लैंग्वेज की बात नहीं की गई, यानी कि कुछ पर्टिकुलर हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी तमिल लैंग्वेज या फिर उर्दू लैंग्वेज या फिर पंजाबी लैंग्वेज, कुछ कोई ऐसी लैंग्वेज की बात नहीं की गई है यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है एक टीचिंग वे को। सपोज जो स्टूडेंट है वो टीचर की लैंग्वेज को, एक पढ़ाने के वे को, एक टीचिंग वे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है तो किस तरीके से डाउट पूछता है, तो स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन को पकड़ा गया है, तो स्टूडेंट टीचर की कम्युनिकेशन को नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है, और समझ नहीं पा रहा। तो क्या होता है, जब दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे लिखा है द लर्नर्स विद लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, यानी कि फिर लर्नर्स को लैंग्वेज प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ओके। ये यहाँ पे इसमें हम इस पॉइंट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स क्या होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड भी होता है, ओके। जब क्लास में टीचर पढ़ाती है बच्चों को, तो क्या होता है, टीचर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, स्टूडेंट की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और बच्चों को कुछ समस्याएं होती है किसी चीज़ को लेके, तो क्या करते हैं, फिर पेरेंट्स से बात करते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर में फिर कम्युनिकेशन होता है कि मतलब जो हमारा बच्चा है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो या फिर जो भी, फिर टीचर और पेरेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों के वीकनेस पे, बच्चों के ग्रोथ के, बच्चों के क्या बोलते हैं, बच्चों के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे, वीकनेस पॉइंट पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में पेरेंट्स और टीचर। इसमें ये बताया गया है। फिर इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स को देखी जाती है, यानी कि इसमें इन सभी समस्याओं को देखी जाती है, जैसे कि आप पहला देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड्स फंक्शनिंग। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ देखिए हाईलाइट करके दिखाती हूँ मैं आपको, बच्चों की किसके ऊपर, बच्चों को कौन सी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, स्ट्रेंथ को और वीकनेस को, बच्चे के स्ट्रेंथ पॉइंट को और वीकनेस पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा किस चीज़ों पर डिस्कशन होता है। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स इन चिल्ड्रंस इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट पे भी मोस्ट डिस्कशन होता है। अब मैं बताऊंगी धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कि कैसे क्या होता है। एंड इसके बाद है बच्चों के हिस्ट्री पे भी, ठीक है, रिलीवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स हिस्ट्री, यानी कि रिलेटेड होना चाहिए, बच्चों से रिलेटेड जो हिस्ट्री होती है ना उस पर भी डिस्कशन किया जाता है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, ओके। अगर हम इसके नीचे वाले पॉइंट को देखें, इंटरवेंशन एम्ड एट, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स को ले लीजिए, जैसे कि जनरल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, इसमें इसे ही मैं बताऊंगी आपको, इसमें भी डिस्कशन किया जाता है पेरेंट्स और टीचर के बीच, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है कि वीकनेस ऑफ गैप इन स्किल्स, ओके, एंड बच्चों के चाइल्ड प्रोग्रेस पे बात की जाती है। मेथड, यहाँ देखिए ये है मेथड ऑफ अप्रोचेस। अब देखिए इन सभी चीज़ों पे पॉइंट पर डिस्कशन किया जाता है। इसको मैं बता दूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों के स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे डिस्कशन किया जाता है। टीचर और पेरेंट्स आपस में मिलके डिस्कशन करते हैं कि जो बच्चे का वीकनेस है पॉइंट है, किस चीज़ में बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्या प्रॉब्लम है, इतना मतलब हमने सिखाया क्या प्रॉब्लम, कैसे वीक है बच्चा। पेरेंट्स और टीचर दोनों ही डिस्कशन करते हैं। साथ के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे भी कि बच्चा जो है इन चीज़ों में ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हर एक पर्सन में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी होता है, वीकनेस पॉइंट भी होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो, वीकनेस हो ही ना, और कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसमें सिर्फ वीकनेस ही हो, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ना हो, ठीक है। ऊपर वाले ने अगर कुछ बुराई दी है तो कुछ अच्छाई भी दी, अच्छाई दी तो बुराई भी दी, ये है ही, फैक्ट है ये, ठीक है।
तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों के दोनों पॉइंट पे डिस्कशन होता है। साथ के साथ यहाँ पे देखिए फैक्टर्स इन चाइल्ड्स इन्वायरमेंट, बच्चों के इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होता है। अब देखिए कैसे, सपोज स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है और स्कूल में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलने लगा, कंस्ट्रक्शन यानी कि घर वर बनाने का या फिर कोई मैकेनिक वगैरह कोई ऐसा काम चलने लगा जिसमें शोर शराबा हो, तो क्या होगा, पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा, यहाँ पे ये सब काम चल रहा है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो टीचर पेरेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करेंगे कि स्कूल में ऐसा काम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, या तो काम रुकवाओ या तो तब तक बच्चों की छुट्टी रखो, या कुछ ऐसा करना होगा, जो भी चीज़, ठीक है, तो ये करना होगा। साथ के साथ फिर कंप्लेन पेरेंट्स की तरफ से आएगी। अगर सपोज कुछ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम पेरेंट्स के यहाँ पे हो, यानी कि घर में कोई प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को जो होमवर्क दिया जा रहा है, बच्चों को जो लर्न करने के लिए दिया जा रहा है, बच्चा करके नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि आप अपना इन्वायरमेंट को ठीक रखो, जिससे कि स्टडी इन्वायरमेंट रखो, जिससे कि बच्चा भी अच्छे से पढ़ सके, स्कूल का दिया हुआ काम घर पे अच्छे से कर सके। तो ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों के इन्वायरमेंट पे भी डिस्कशन होता है, पेरेंट्स और टीचर के भी। इसके बाद यहाँ पे रिलेवेंट यहाँ पे लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स हिस्ट्री, बच्चों के हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्या होता है, डिस्कशन होता है। कैसे होता है, जैसे कि बच्चों का हिस्ट्री, यानी कि पहले बच्चा कैसा था, जब हमारे स्कूल में आया था तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो कहाँ थी और अब कहाँ कितनी ग्रोथ हो चुकी है, बच्चा जो था उस टाइम पे कहाँ था और कहाँ से कहाँ हो गया, यानी कि उस टाइम पे कितना आता था बच्चों को, अब कितना आ चुका है। ये सब चीज़ यानी कि हिस्ट्री से रिलेट करके बच्चों के ऊपर बात की जाती है। ओके, साथ के साथ पेरेंट्स भी हिस्ट्री को लेके बात करता है कि पहले मेरा बच्चा इतना करता था, बताओ अभी इतना ही आता है, ये जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के हिस्ट्री से भी रिलेटेड बातें होती है। इसके बाद क्या है यहाँ पे, जनरल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जनरल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में आ जाएगा आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों का कुछ ऐसे ऐसे एरिया को लिया जाएगा जिन एरिया में बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, वो क्या है, कितने एरिया में ठीक हो पाए, कितने में बेकार है। जैसे कि इसमें आ जाएगा डांसेस आ जाएगा, डांस में आपका आर्ट आ जाएगा, एंड इसके बाद सिंगिंग आ जाएगा, अलग अलग से, मतलब वो जो एक्स्ट्रा एरिया होता है ना, एक्स्ट्रा होलिस्टिक डेवलपमेंट, उस पर डिस्कशन की जाती है। ओके, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, वीकनेस और गैप इन स्किल्स। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस और गैप इन स्किल्स, तो इस पर भी क्या होता है, डिस्कशन होता है, यानी कि बच्चे के स्किल्स में कितनी गैप हुई है। यानी कि सपोज बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, अब सीखते सीखते किसी चीज़ में क्या हो जाना, गैप हो जाना, कि हाँ बच्चा वो चीज़ सीखते सीखते रुक गया, फिर उसके बाद दोबारा सीख रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होता है कि बच्चों की पढ़ाई अगर बीच में, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई बीच में रोक देते हैं, फिर बच्चा दोबारा से स्टडी करना स्टार्ट करता है, तो बच्चा क्या होता है, उसका पूरा टाइम बेकार हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जो सीखा वो सारा भूल चुका होता है। गैप जो होता है ना बीच में, स्टडी के बीच में, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए उसके बाद क्या, मेथड एंड अप्रोचेस, इन सभी पे क्या होता है, डिस्कशन करते हैं पेरेंट्स और पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे 3.2 इम्पॉर्टेंट है हमारा, तो देखिए 3.2 पे चलते हैं हम। यहाँ पे 3.3 है। वैसे तो अगर आपके पास टाइम मिले तो आप ये सारे पॉइंट्स जितने भी है पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ एग्ज़ाम से पहले, जो कि जिस पर आप पक्की वाली तैयारी करके जाओ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ओके चलिए, ये रहा 3.4 हमारा है, रीडिंग डिफ़िकल्टीज़। रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कि देखिए कुछ टीचर को ये भी मतलब फेस करना होता है, प्रॉब्लम जो होता है ना, ये प्रॉब्लम भी फेस करना होता है कि जो बच्चे हैं पढ़ने में सफल, मतलब कुछ बच्चे सब पढ़ने में सफल हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं असफल रहते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे आगे रह जाते हैं। रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ का मीनिंग इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं पढ़ने में मतलब सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, जो भी चीज़ समझाते हैं वो बच्चा ईजिली तरीके से समझ लेता है, और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वीक होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, तो उन्हें समझाने में टाइम लगता है, या तो कुछ स्टूडेंट समझते ही नहीं हैं। इसलिए क्या होता है कि टीचर्स को ये लगता है, टीचर्स को ये फेस करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है कि कुछ बच्चे मतलब जो लर्नर स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा असफल रह जाते हैं एजुकेशन में। उसका रीज़न क्या होता है, मेन चीज़ उसका रीज़न होता है, फर्स्ट सबसे नंबर 1 पे रीज़न होता है इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से बच्चा जो होता है, लर्नर जो होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा शोर है, आई नो कि मेरे बैकग्राउंड से शोर आ रहा होगा, आपको बार्किंग का भी शोर आ रहा होगा, यहाँ पर डॉग है पेट, तो वो भी मतलब भौंक रहा है, तो मतलब बार्किंग आपको आप सुन रहे होगे, तो कोई नहीं, ये क्या होता है, इससे कोऑपरेट किया जा सकता है। अगर सपोज मेरे बैकग्राउंड से ऐसा शोर है
ऐसी नॉइज़ आए जो कि मुझसे ज़्यादा वही आवाज़ आए, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही, मतलब वीडियो देखने से पहले ही पहले हटा दोगे, क्योंकि क्या होगा कि वीडियो अगर आप देखोगे, जितना देखोगे आपके सर में दर्द होगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड से ज़्यादा शोर आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है और स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो यही बताई गया है, और इस वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो असफल रह जाते हैं। तो इन्वायरमेंट सबसे बड़ा रीज़न है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि आइस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वायरमेंट ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको काउंट करवाऊंगी, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, सेकंड नंबर पे आइस प्रॉब्लम। आँखों की प्रॉब्लम भी ऐसी होती है, आइस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत से लर्नर्स क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं एजुकेशन में, ठीक है, असफल हो जाते हैं। तो आइस प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइस प्रॉब्लम हो जाएगा जैसे कि आँखों का प्रॉब्लम, आँखों से कम दिखना, ठीक है, ये भी हो सकता है। यानी कि आँखों से कम दिखना हो गया, और ब्लर दिखना हो गया, या फिर कि मतलब कुछ और पढ़ लेना आँखों से, मतलब ये ना आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, आइस प्रॉब्लम, ये भी स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कर देते हैं, यानी कि असफल बना देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम मनी, जो कि आपको पता ही है आपके टाइम पे कि कुछ पुअर, जो ये पुअर मतलब जो सबसे बड़ी पुअर मतलब जो बोलते हैं जो गरीब होते हैं, पुअर स्टूडेंट होते हैं, गरीब होते हैं, तो वो काफ़ी स्टडी में, एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करवा सकते, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है। तो ऐसा क्या होता है, इस कारण की वजह से, यानी कि इस रीज़न से भी बच्चे असफल रह जाते हैं, एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाते। आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट जहाँ तक आपको अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है वहाँ तक आप पढ़ोगे, अगर उसके बाद फ्री एजुकेशन नहीं देगी तो फिर उसके बाद बहुत से स्टूडेंट एजुकेशन यानी कि स्टडी ही छोड़ देते हैं। तो ये आपने देखा होगा, ठीक है। गला मेरा ख़राब हो गया है थोड़ा अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो कोऑपरेट करना ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एक तो मनी प्रॉब्लम हो गया, एंड फोर्थ यहाँ पे देखेंगे फैमिली प्रॉब्लम्स। बहुत सा क्या होता है, बहुत से लर्नर्स होते हैं जो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपने एजुकेशन को, अपनी स्टडी को बीच में ही छोड़ देते, गिव अप करके अपना आगे नहीं बढ़ते, और फिर क्या करते हैं, अपनी स्टडी वहीं पे ही छोड़ देते हैं, तो और असफल रह जाते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया कि फैमिली प्रॉब्लम भी आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे हो रहे हैं कि यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी बीच में अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। बताइए, यूपीएससी इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट भी है, बीच में जाके, यानी कि स्टडी के बीच में जाके प्रीलिम्स भी दे दिया, मेंस भी दे दिया, उसके बाद भी अपनी स्टडी बीच में छोड़ दी। बहुत से ऐसे भी है जो कि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपने साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत से ऐसे लर्नर्स से। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत से स्टूडेंट असफल रह जाते हैं, अनसक्सेस रह जाते हैं एजुकेशन में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वीकनेस इन एजुकेशन, यानी कि कमज़ोर। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए समझना मुश्किल है। तो क्या होता है, अपने कमजोरीपन की वजह से, पढ़ाई में कमज़ोर की वजह से वो पढ़ाई को वहीं पर छोड़ देते हैं। उसका 6 है आपका स्लो लर्नर। ये लास्ट में आपको बता रही पॉइंट, वैसे बहुत सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इतने पॉइंट बता रही हूँ जिस पे आप अपनी स्टडी करना। तो स्लो लर्नर्स क्या होते हैं, यानी कि देखिए, वीक स्टूडेंट अलग होते हैं, स्लो लर्नर अलग होते हैं। वीक जो होते हैं ना, वीक स्टूडेंट, वो होते हैं कमज़ोर स्टूडेंट, यानी कि जो पढ़ने में बिल्कुल ही वीक है, कमज़ोर है बिल्कुल ही। और एक होता है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कौन होते हैं, जो कि मतलब धीरे लर्न करते हैं, लेकिन करते हैं, ठीक है, बहुत स्लो होते हैं लर्नर, तो उसे बोला जाता है स्लो लर्नर। तो इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं, लर्नर होते हैं, वो अपने एजुकेशन को बीच में ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर आपको भी दिक्कत होगी। देखिए, अभी हमारा थर्ड यूनिट में हमारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो गाइज, अब हम देखेंगे ब्लॉक 2 में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, ब्लॉक 2 में हमारा ये आप देख सकते हो, टोटल 4 यूनिट गिवन है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है, टीचिंग फर्स्ट यूनिट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट यूनिट से कुछ नहीं बता रही। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप फर्स्ट यूनिट को भी रीड आउट कर लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट में आपका 2.3 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम 3.2 पे। तो देखिए 2.3 हम देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 2.3 हमारा क्या है, क्लासरूम डिस्कोर्स। क्लासरूम डिस्कोर्स ये हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो टीचर होते हैं वो एक ऐसे इंसान होते हैं, टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो कि डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं अच्छे से।
डिस्कोर्स का मीनिंग अगर हम देखें तो डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, कहीं ना कहीं बातें। तो देखिए जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी डिस्कोर्स को, उनकी बातों को, उनके वो क्या कहना चाहते हैं, ये कौन है, ये सिर्फ टीचर ही समझ पाती हैं। एक टीचर ही एक ऐसा इंसान है कि सामने वाले मतलब स्टूडेंट अगर साइलेंट वे में भी कुछ कहना चाहे, उसके मन में कुछ हो, तो वो टीचर समझ जाती है। ठीक है, टीचर एक ऐसा होता है। तो टीचर एक ऐसा इंसान है, एकमात्र टीचर ही ऐसा इंसान। वैसे तो माँ बाप भी होते हैं बचपन में कि जो बच्चा क्या कहना चाहता है वो समझ जाते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो वो टीचर होती है, जो कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी लर्नर्स या किसी भी पर्सन के एक फेस इंप्रेशन से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी और फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से भी समझ जाती है कि बच्चा बोलना क्या चाहता है। अब समझ जाती है नहीं बोल रही मैं, समझ जाते हैं, यानी कि मेल टीचर हो, सॉरी, या फिर फीमेल टीचर हो, कोई भी टीचर हो, बस टीचर में ना वो स्किल्स होता है जो कि सामने वाले को देखते ही समझ जाना। तो देखिए डिस्कोर्स, यहाँ पे क्लासरूम डिस्कोर्स की बात की गई है। तो क्लासरूम में जो डिस्कोर्स होता है ना, कि बातें होती है, प्रवचन होता है, आपस में स्टूडेंट लर्नर जो है अपनी बातें बोलते हैं, बताते हैं, तो वो एक टीचर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्लास में एकमात्र टीचर ऐसी होती है जो कि बच्चा क्या कहना चाहता है, किस प्रॉब्लम में है, वो क्या बोलना चाहता है, ये समझ जाते हैं। अगर कोई ऐसा टीचर होता है कि बच्चा कुछ बोलना चाहता है और टीचर समझ नहीं पा रही इतने टाइम से कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, आज ये बच्चा कुछ टाइम से प्रॉब्लम में है, क्या हो गया, ये अगर कोई टीचर समझ नहीं पा रही, तो वो यानी कि उसका ध्यान टीचिंग पे नहीं, वो सिर्फ पढ़ा रही है, टाइम निकाल के बच जा रही है। इसका मतलब ये है। टीचर का मेन मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब होता है कि अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो तो आप अपनी सैलरी या फिर अपने मतलब टाइम को मत देखो कि इतने टाइम में मुझे पढ़ा के निकलना है। इनफैक्ट जिन स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो ना, उतने स्टूडेंट से आप ये सोचो कि इन सभी स्टूडेंट को मुझे अच्छे से समझना है और ये स्टूडेंट को मुझे भी खुद को समझाना है, यानी कि ये स्टूडेंट और मेरे में एक अच्छा क्या बनाना है, एक अच्छा मतलब अच्छी बातचीत बनानी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा कांटेक्ट बनाना है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है कि मेरे को वो स्टूडेंट समझे, यानी कि मुझे वो स्टूडेंट समझ पाए और मैं सभी स्टूडेंट को समझ पाऊँ। टीचर जो होता है ना, देखिए आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट सुन रखा होगा, तो जो साइकोलॉजी की नॉलेज होती है ना, टीचर के अंदर खुद ब खुद हो जाती है अपने आप ही। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एक तरीके से देखा जाए ना, टीचर के अंदर साइकोलॉजी का नॉलेज भी होता है, अपने आप भी होता है। और पढ़ना भी चाहिए हर टीचर को साइकोलॉजी, बिकॉज स्टूडेंट की हर बातों को समझ जाना, पेरेंट्स की भी थिंकिंग को समझ जाना, ये एक टीचर के अंदर स्किल्स होता है। तो चलिए इसमें हम यही डिस्कोर्स में देखने वाले थे, जो कि हमने देख लिया। इसमें यही था कि इसमें बताया गया है कि जो टीचर होते हैं वो क्या होता है, वो एक मात्र ऐसा इंसान होता है जो कि डिस्कोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, यानी कि प्रवचन को, बातचीत को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। टीचर क्या होता है कि सबकी भाषा को समझते हैं अच्छे से, और कोई भी क्या बोलना चाहता है कोई बच्चा, ये समझ जाते हैं अच्छे से। तो डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करने वाला अगर कोई है तो वो एकमात्र टीचर ही है। ठीक है, वैसे पेरेंट्स तो होते हैं माँ बाप, उनको हटा के मैं बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 2.4। 2.3 हमने देख लिया, और सॉरी 2. क्या फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई, चलिए 2.4 हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, यस देखिए 2.4 हमारे यहाँ पे है फीचर्स, एक सेकेंड फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। तो देखिए 2.4 में देखा है फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। इसमें हम डिस्कोर्स के ना फीचर्स को समझेंगे, यानी कि एक विशेषताओं को। फीचर्स का मीनिंग क्या होता है, विशेषता। डिस्कोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे कि डिस्कोर्स होता क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, डिस्कोर्स की सबसे फर्स्ट विशेषता दे रखी है, यानी कि फीचर्स दे रखी है, इलिसिटेशन ठीक है, टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, टीचर जो होता है डिस्कोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें टीचर स्टूडेंट को मतलब पढ़ाना डायरेक्ट शुरू नहीं करता। अगर कोई टीचर एक क्लास में आया हुआ है, ठीक है, तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाना डायरेक्ट शुरू नहीं करेगा, कभी भी डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करता। पहले क्या करता है, पहले कुछ एग्जांपल्स देता है। जैसे कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देगा कि मतलब कोई स्टोरी उसको सुनानी है, तो उससे पहले कुछ एग्जांपल्स रखेगा आपके सामने। एग्जांपल्स रख के फिर स्टोरी को स्टार्ट करेगा, यानी कि एग्जांपल्स बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव बोलो, इंट्रो बोलो। चैप्टर इंट्रो देगा या फिर पहले ही चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बता देगा, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेगा, जिससे कि आप अच्छे से चैप्टर को समझो। ओके, अगर मान लो कि मैथ का कोई सवाल करा रहा है, मैथ्स का सवाल, तो मैथ्स का जो सवाल अगर आप करोगे, क्वेश्चन करोगे,
तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स करोगे। एग्जाम्पल्स अगर आप सोल्व कर लोगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देगी टीचर, तो फिर वो बड़े बड़े से आपको सवाल देगी उसी से रिलेटेड, फिर आप इजीली कर लोगे अच्छे से। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि कभी भी कोई टीचर पढ़ाने जाती है तो सबसे पहले क्या करती है, डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट नहीं करती, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देती है। अगर आप भी अगर नए नए कहीं पे पढ़ाने गए हो, स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सबसे पहले बच्चों का सुनोगे कि किसको क्या क्या आता है, उसके बाद आप डायरेक्ट पढ़ाओगे। सीधे डायरेक्ट जाते ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं करोगे, पहले बच्चों का नेम पूछोगे, उसके बाद फिर कौन बच्चा कितने पानी में है, किसको क्या क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग जानोगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना आगे स्टार्ट करोगे। तो ये बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये रहा सेकंड पॉइंट यहाँ पे है डिस्प्ले क्वेश्चंस। देखिए डिस्प्ले क्वेश्चंस का मतलब है, इसमें टीचर जो होती है ना क्वेश्चन पूछती है स्टूडेंट से, बाकी टीचर क्या करती है, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछती है और बाकी पता चल पाए कि मतलब जिससे कि पता चल पाए कि जो टीचर है वो स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पूछ रही है तो उस क्वेश्चन का बच्चा जवाब दे पा रहा है या नहीं, बच्चा कितना जानता है उस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज को चेक करती है टीचर। सबसे पहले अगर मैं भी अगर आपको पढ़ाने आऊँगी, सपोज मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगी ऑफलाइन, तो अगर मैंने आपको पढ़ाया तो हमारी क्लास हो रही है, तो मैं आप लोगों की क्लास लूँगी, फिर मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी कि आप लोग इसमें क्या जानते हो, कितना पढ़ रखा है आपने, तो आप लोग बोलोगे कि मैम हमने पढ़ रखा है, और कोई कहेगा मैंने नहीं पढ़ा। तो जिसने पढ़ रखा है उससे मैं क्वेश्चन करूँगी कि बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है। अगर सपोज जिसने नहीं पढ़ रखा उससे भी मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप ये जानते हो ये क्या होता है, उसके बाद फिर मैं समझाऊँगी। तो यही इसमें बोला गया कि जो टीचर होती है पहले क्या करती है, सबसे पहले डायरेक्ट जाते पढ़ाते नहीं है, पहले डिस्प्ले क्वेश्चन करती है, यानी कि क्वेश्चंस को पूछती है। ओके चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चंस। डिफरेंशियल क्वेश्चंस में क्या आता है, यानी कि जो टीचर है ना अगर कोई चीज़ पढ़ाती है तो पढ़ाया हुआ को जो पढ़ाया टीचर ने उसको क्या करती है, उससे रिलेट करती है, कुछ करंट का एग्जांपल्स देती है या फिर एग्जांपल लेती है। अगर बच्चा समझ गया तो बच्चा खुद ब खुद एग्जांपल बोलेगा कि मैम जैसे कि अभी करंट में ये हुआ था या फिर वो हुआ था, यानी कि उस जो पढ़ाया टीचर ने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सामने लाती है टीचर या फिर स्टूडेंट से पूछती है। तो ये इसमें बोला गया रेफरेंस क्वेश्चंस में, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा 3 है, टोटल 3 यूनिट में है, 3.2 की तरफ चलते हैं हम। यस आई गॉट यूनिट 3। तो देखिए जो यूनिट 3 है वो उसका नाम क्या है, यूजिंग द क्रॉस करिकुलर अप्रोच। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है 3.2 हमारा इंपॉर्टेंट है, 3.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, देन 3.2। यस देखिए यहाँ पे है लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम। इसमें हम देखेंगे वेज एंड मीन्स, LAC। तो देखिए इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा होल लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। देखिए यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ना भाषा की बात की गई है, यानी कि लैंग्वेज को लेके बात की गई है यहाँ पे। अगर हम देखें एजुकेशन फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में देखें तो भाषा का ना एक व्यापक रूप है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा रूप देखा जाता है एजुकेशन फील्ड में। अगर हम लैंग्वेज को देखें तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो भारत, अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत लैंग्वेजेस। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में, यानी कि पूरे विश्व की बात करें तो दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस होती, बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। पर स्कूल की बात अगर हम करें, ठीक है, स्कूल की बात हम करें तो वहाँ सिर्फ ज़्यादातर 2 लैंग्वेज को लेके चली जाती है। हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 2 लैंग्वेज ऐसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम लेके चल रहे हैं और हर एक स्कूल में लेके चला जा रहा है। जैसे कि आपको पता है हिंदी इंग्लिश, ओके, 2 लैंग्वेज को लेके चला जा रहा है। और फिर स्कूल में क्या हो रहा है कि 2 लैंग्वेज को लेकर चला जाता है। और फिर आगे चल के क्या हुआ कि एजुकेशन में कुछ पॉलिसी आई, मतलब स्ट्रेटेजी के, मतलब पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि तीसरी भाषा का ज्ञान देना भी शुरू हो गया क्लास 6 से। यानी कि क्लास 6 से क्या हो गया है कि कुछ पॉलिसी आई थी एजुकेशन में, कुछ पॉलिसी आई थी, उसके तहत क्या हुआ कि तीसरी भाषा को भी लेके चला गया। अब क्या हुआ कि तीसरी भाषा को भी चूज कर सकते हो आप, क्लास 6 से हुआ है, ठीक है, क्लास 6 से 3rd लैंग्वेज को भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये हो गया था बाद में, आगे चलकर पॉलिसी आ गई थी। देखिए एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी फुल
जिसका नाम है एक नेशनल लैंग्वेज इन एक है, हाँ, नेशनल लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, इस नाम से एक पॉलिसी आई थी। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद से हो गया कि थर्ड लैंग्वेज को भी आप चूज़ कर सकते हो, ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आया था। तो आप इतना समझ गए होगे आई होप। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 3.5 भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये जो हमारा 3.5 है, इसे भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इजी है, मैं इसे ऊपर ऊपर थोड़ा बता देती हूँ। इसका नाम है रीडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट। ठीक है, रीडिंग इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, इसमें बताया गया है व्हेन वी यूज़ द लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम फ्रेमवर्क इन आवर सब्जेक्ट टीचिंग एज वेल एज टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग द एक्टिविटीज़ आर ये क्या है, ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ बताया गया दिस नेचर प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मेक्स द लर्नर इंटेलिजेंट। देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं अपनी, ठीक है, स्टडी के साथ साथ अगर हम किसी लैंग्वेज पे भी ध्यान दे रहे हैं, लैंग्वेज को भी टीच कर रहे हैं, मतलब टीचिंग के अपनी स्टडी के साथ साथ हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, हम अदर लैंग्वेज पे, किसी लैंग्वेज पे भी अपनी पकड़ बनाते हैं, उस एक दूसरा स्किल्स हम अपने अंदर जनरेट करते हैं, तो हमें एक इंटरेस्ट जगाता है। यानी कि अगर हम कोई अदर सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, अदर लैंग्वेज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इस वाले सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा इफेक्टिव बनता है। अगर हम किसी भी अदर लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उससे हमारी क्या क्या स्किल्स बढ़ सकती हैं। अदर लैंग्वेज को सीखने के टाइम पे हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग स्किल्स भी हमारी डेवलप होगी, वोकैबुलरी स्किल्स होगी। यहाँ देखिए क्या लिखा, रिकॉग्नाइज द वोकैबुलरी पिकिंग, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ, ये वाला, ठीक है, रिकॉग्नाइज वोकैबुलरी पिकिंग आउट कीवर्ड्स। हम क्या करेंगे, कुछ वोकैबुलरी को पढ़ेंगे, पिकिंग आउट कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, साथ के साथ यहाँ क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, डिटेक्टिंग, एक मिनट, यस, देखिए सेकंड पॉइंट में आपका बताया गया है कि लेक्सिकल आइटम्स, हम लेक्सिकल आइटम्स पे भी मीनिंग फ्रॉम फैमिलियर लेक्सिकल आइटम्स, उस पर भी हम ध्यान दे पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ऑफ द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके मतलब बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसके फोरग्राउंड को भी क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमें कुछ वर्ड्स वगैरह, आप इसे थोड़ा खुद से पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है 3.5, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना। देखिए आपको मैं बता दूं, जो एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम है, तो आप ना प्रीवियस ईयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लो, बस आपकी ना अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, आप ना एग्ज़ाम अच्छे से दे लोगे। अगर आप खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के 4-5 क्वेश्चन पेपर को खुद से सोल्व कर लोगे और उसे अच्छे से सोल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया हर क्वेश्चन को, तो आप ना एग्ज़ाम को खुद से दे लोगे अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना, खाली घुमा फिरा दिया जाता है, क्वेश्चन आएगा आपका अलग तरीके से आएगा। अगर सपोज आपने क्वेश्चन कुछ और याद किया और वैसे मतलब कुछ और क्वेश्चन पढ़ा और आया कोई और क्वेश्चन, लेकिन अगर वो रिलेट कर रहा है ना थोड़ा सा भी आपने जो पढ़ा है उससे, तो आप लिख सकते हो आंसर, आपको उस आंसर के नंबर मिल ही जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक 3 को। ब्लॉक 3 लेके आए हैं। ब्लॉक 3 में आपका इम्पोर्टेंट देखते हैं, फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट है 1.4 आपका इम्पोर्टेंट है। यस, देखिए 1.4 में आपका दे रखा है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स द कोर्स बुक। इसमें बताया गया है जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के सामने जो आती है एक प्रॉब्लम बन के, तो वो क्या होती है, वो बुक्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम होती है। ओके, स्टडी मटेरियल को लेके होती है प्रॉब्लम, और जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि उनके लिए चुनौती बन के आती है। अब कैसे होती है, यानी कि बुक्स को और स्टडी मटेरियल को चूज़ करने में सबसे ज़्यादा, यानी कि मान लो कि बच्चा अगर बड़ी आगे की क्लास में आया, बच्चों ने 10th पास कर लिया, वो 12th में आया, 11th में आया, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सा स्टडी मटेरियल ले, क्या ले, यानी कि पहले आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, ये होता है। ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है, सब चीज़ लेके आगे बढ़ भी गया। फिर क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन सोचते हैं कि हम मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल और बुक्स को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। अगर सपोज आप बीए कर रहे हो, ठीक है, बीएजी प्रोग्राम से कर रहे हो,
तो फिर आप सोचोगे कि बीएससी प्रोग्राम में मुझे कौन कौन सा कोड लेना चाहिए। तो कोर्स को लेके ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के सामने आती है। अगर आपने ऑनर्स ले लिया, ठीक है, ऑनर सब्जेक्ट, तो ऑनर में आप सोचोगे कौन सा ऑनर्स से लूँ, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स या फिर हिस्ट्री ऑनर्स या फिर क्या लें। तो ये सब क्या होता है, ये स्टूडेंट्स के सामने डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा फेस करनी होती है, प्रॉब्लम्स कि बुक्स और मटेरियल को चूज़ करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। सेकेंड यूनिट का हमारा 2.5 हमारा इंपॉर्टेंट है, 2.5, जिसका नाम है प्रोडक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि जब शिक्षक होते हैं, ठीक है, बुक को या फिर स्टडी मटेरियल को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं अगर वो चूज़ कर रहे हैं, वो सजेशन ले रहे हैं टीचर से, तो ज़्यादातर जो मतलब जो टीचर होती है बुक मटेरियल और स्टडी मटेरियल को बताती है, तो ज़्यादातर मतलब हमारा फोकस किस पे होता है, सब ज़्यादातर हमारा फोकस होता है, अगर हम टीचर हैं, हम मतलब स्टडी मटेरियल बता रहे बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उन मटेरियल पे होगा जो कि हमने यूज किया हो, यानी कि हमने यूज कर रखा हो, हमें पता हो उसके बारे में, या फिर उसके बारे में हम बताएंगे बच्चों को जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जिसके बारे में नॉलेज हो, और या फिर उसके बारे में बताएंगे, उस स्टडी मटेरियल के बारे में बताएंगे चूज़ करने के लिए, जो कि मतलब क्या हो कि ज़्यादातर जिसका बोलबाला हो, यानी कि जिसको ज़्यादातर अभी करंट में यूज़ किया जा रहा हो और जो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल हो और क्या होता है कि हेल्पफुल हो। तो अगर हम कोई स्टूडेंट हमसे पूछेगा कि मैम हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, सपोज मान लो कि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए पूछेगा कि मैम हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो हम वही बुक बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट में चल रही हो। ओके, ये बुक बताएंगे, या फिर जो आपने जिसके बारे में अच्छा सुन रखा है वो आप बताओगे, या फिर आपने भी यूपीएससी कर रखी है और आपने उससे अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप वो बुक उसे सजेस्ट करोगे। तो वो यहाँ पे बोला गया कि टीचर के सामने जब ये आती है, ये फेस करना होता है कि अगर कोई बच्चा उससे उनसे बुक्स के बारे में पूछे, कोर्स के बारे में पूछे कि कौन सी लेनी चाहिए, तो क्या करते हैं टीचर या फिर कोई भी वो ही बुक सजेस्ट करते हैं जो कि उन्होंने कर रखा हो या फिर उनको नॉलेज हो उस बुक के बारे में। देखिए सेकेंड यूनिट में इतना ही है। अब मैं थर्ड यूनिट में दिखाती हूँ आपको। थर्ड यूनिट में हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में हमारा 3.2 इंपॉर्टेंट है। अब हमारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है, मेरे 2 पॉइंट ही बाकी है, एक ये और एक हमारा एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3.2 में हमारा क्या बता रखा है, इसमें इंटरनेट के बारे में बता रखा है, टूल्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे इंटरनेट पे कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सा टूल्स है, ये इससे रिलेटेड है ये। तो देखिए इंटरनेट पर क्या होता है ना, उपकरण और सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन से उपकरण हमारे हैं जो कि पाए जाते हैं। तो देखिए को कितने तरीके के उपकरण देखने को मिलेंगे हमें। एजुकेशन मिलेंगे, एजुकेशन लेवल पे वर्क रिलेटेड मिलेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए एजुकेशन रिलेटेड में क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा स्टडी मटेरियल, यानी कि जो इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती है वो हमें इंटरनेट पे देखने को मिलता है, और या फिर टूल्स पे हमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन से होते हैं टूल, वो होता है स्टडी मटेरियल होगा, आपका सिलेबस हो जाएगा, या ठीक है सिलेबस वगैरह, वीडियोज स्टडी रिलेटेड वीडियोज हो जाएगी आपकी, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन टेक्स्ट मिल जाएगा, आपका ऑल डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या होता है इंटरनेट पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि मिलता है हमें। तो कितना बेनिफिट्स है। साथ ही वर्क रिलेटेड अगर बात करें हम, तो जॉब फाइंड कर सकते हैं हम इंटरनेट पे, क्या कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन, इस पर ही कर सकते हैं इंटरनेट पे। साथ के साथ स्किल्स रिलेटेड भी होता है, यानी कि अपने स्किल्स डेवलप भी कर सकते हैं हम इंटरनेट पे, सीख कर अपने स्किल्स को डेवलप और भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, ये सब हमारा वर्क रिलेटेड में होता है। और देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें हमारा बहुत कुछ होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो आपने इतना देख ही लिया या 3.2। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3.4 हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिसर्च टूल्स। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें कुछ ऐसे साइट्स के बारे में बता रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ ऐसे साइट्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे साइट्स के बारे में बता रखा है, साइट्स के बारे में बताया गया जिससे ना आप अपना मतलब वेब आधारित मतलब क्या कर सकते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अपना मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हो और अपने ही क्वेश्चंस को प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। अपना प्रचार प्रसार भी कर सकते हो किसी भी चीज़ को। मान लो कि आप एक यूट्यूबर हो, आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसका आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, अच्छे से प्रचार प्रसार करना चाहते हो, तो 3 ऐसे वेबसाइट गिवन है जो कि आप क्या कर सकते हो,
आप इस वेबसाइट पर जाके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, अपना एडवर्टीजमेंट कि आपका भी एक चैनल है, आप भी क्या क्या प्रोवाइड करते हो बच्चों को, तो इन सबसे रिलेटेड आप अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो ये हमारा दे रखा है 3.4 में। बाकी आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जितना हो सका मैंने बता दिया। बाकी अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है एंड अगर अब तक हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है उस पर अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। एंड कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या आगे किसी भी कोड की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिसको इस वीडियो की नीड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।